हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू टॉप। सो इन टुडेस 10 मिनट्स अ डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल ए से नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट यानी कि एनआरई अकाउंट। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितने डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और किस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से। एंड अगर आप टारगेट कर रहे हैं ना जैब नवंबर 2025, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इनका एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ना आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको हाई वेटेज वाले टॉपिक के बारे में क्लैरिटी मिलती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से स्पीड और एक्यूरेसी आपकी दोनों बढ़ेंगी। तो डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और आसान बनाइए। तो चलिए अब बात करते हैं नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट यानी कि एनआरई अकाउंट। तो एनआरई अकाउंट ओपन किया जा सकता है विद ऑथोराइज्ड डीलर और सर्टेन अदर बैंक्स ऑथोराइज्ड बाय द आरबीआई। तो किस तरीके के अकाउंट ओपन कर सकते हो आप एनआरई अकाउंट में? सेविंग हो सकता है, करंट हो सकता है, रैकरिंग और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया जा सकता है। और ये अकाउंट आप ना इंडियन रुपी करेंसी में मेंटेन करते हो, ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट परमिटेड है फॉर 2 और मोर एनआरआई या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और फॉर एन एनआरआई पीआईओ विद द रेजिडेंट रिलेटिव ऑन अ फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस। यानी कि मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, सुरेश, जो है एनआरआई। अब इनकी वाइफ है सीमा, जो एनआरआई ही है, ठीक है, दोनों एनआरआई है। तो ये जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं मिलके। अब सुरेश मान लो जिनकी मदर है, सॉरी, सुरेश मान लो जो उनकी मदर है गीता, शी इज रेजिडेंट रिलेटिव यानी कि इंडिया में रहती है। तो क्या सुरेश अपनी मदर के साथ अकाउंट ओपन कर सकता है? यस, कर सकता है। सॉरी, ऑन फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस के ऊपर, यानी कि अकाउंट पे कंट्रोल सुरेश का ही रहेगा। जो गीता है उनकी मदर जो है वो फॉर्मर और सर्वाइवर मोड पे, यानी कि वो ऑपरेट करेंगी एज अ पावर ऑफ अटर्नी होल्डर के तौर पे ही उस अकाउंट को। अब ऑपरेशन कैन बी डन बाय रेजिडेंट इन टर्म ऑफ पावर ऑफ अटर्नी और अदर अथॉरिटी ग्रांटेड बाय द नॉन रेजिडेंट अकाउंट होल्डर। कि जो अथॉरिटी दी होगी सुरेश ने अपनी मदर को कि ये पेमेंट यहाँ पे करनी है, लोकल पेमेंट करनी है, लोकल चेक क्लियर करने हैं, वो ही कर सकते हैं। उसकी मदर होल्ड सुरेश का ही है। इनके सुरेश की डेथ हो जाती है अगर उन्होंने ये फॉर अपनी मदर के साथ अकाउंट ओपन किया है, तो फिर मदर के पास जो है वो कंट्रोल चला जाएगा अकाउंट का। बट लाइफ टाइम के लिए सुरेश ही इसको ऑपरेट करेगा जब तक कि वो जिंदा है। अगर पाकिस्तान इंडिविजुअलिटी के नेशनलिटी के लोग हैं या बांग्लादेश के, उनको ना आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है बिफोर ओपनिंग एनआरई अकाउंट इन इंडिया। ओके। अब जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है वो क्या कर सकता है? विड्रॉल फॉर द परमिसिबल लोकल पेमेंट, रेमिटेंस टू द अकाउंट होल्डर, नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू परमिसिबल इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है इंडिया में। यानी कि जो सुरेश है वो क्या कर सकता है? लोकल पेमेंट्स कर सकता है। सुरेश जो अपनी मदर को क्या बोल सकता है गीता को कि वो लोकल पेमेंट करे। सुरेश ने क्या किया है? पावर ऑफ अटर्नी दी है गीता को। तो गीता क्या कर सकते हैं? यहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी होल्डर कौन है? उसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, गीता है ना। तो गीता यहाँ पे क्या कर सकती है? लोकल पेमेंट कर सकती है और सुरेश को पैसे भेज सकती है, ठीक है। क्या नहीं कर सकती हैं? वो एनआरई अकाउंट ओपन नहीं कर सकती हैं, फंड्स बाहर नहीं भेज सकती है एक्सेप्ट टू द एनआरई अकाउंट होल्डर। यानी कि सुरेश को ही पैसे भेज सकती हैं बाहर और किसी दूसरे तीसरे पर्सन को नहीं भेज सकती हैं। और पेमेंट नहीं दे सकती है एज अ गिफ्ट टू रेजिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। और ना ही फंड ट्रांसफर कर सकती है टू अनदर एनआरई अकाउंट। अब क्या परमिटेड ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट्स क्या अलाउड है इसमें? पैसा कौन सा आ सकता है और कौन सा जा सकता है? इनवर्ड रेमिटेंस इन फॉरेन करेंसी, यानी कि जो सुरेश को मान लीजिए सैलरी मिल रही है वो इस अकाउंट में डिपॉजिट करा सकता है। डिपॉजिट ऑफ फॉरेन करेंसी और बैंक नोट्स ड्यूरिंग विजिट टू इंडिया सब्जेक्ट टू करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म अगर एप्लीकेबल, और इंटरेस्ट अर्न होता है इन फंड्स पे हेल्ड इन द अकाउंट, वो भी इसमें डिपॉजिट हो सकता है। करंट इनकम जो इंडिया से जनरेट होती है कुछ टैक्सेस के बाद, रेंट वगैरह जो जनरेट हो रहा है। रिफंड फ्रॉम हाउसिंग एजेंसीज फॉर कैंसिल्ड बुकिंग, यानी कि किस कहीं कहीं पे आपने ना प्लॉट बुक कराया था, उसका रिफंड आपको मिला, बुकिंग कैंसिल होगी, तो वो पैसा भी आप इस अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हो। कंडीशन क्या है? ओरिजिनल पेमेंट वाज फ्रॉम एन एनआरई एफसीएनआर अकाउंट। डेबिट की अगर बात करें कि कहाँ पे पैसा यूज कर सकते हो, लोकल पेमेंट्स के लिए, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया, और ट्रांसफर कर सकते हो टू अनदर एनआरई एफसीएनआर अकाउंट।
अब फिक्स डिपॉजिट और इंटरेस्ट गाइडलाइंस क्या दी गई है कि एफडी ओपन की जा सकते हैं नारी अकाउंट में, मिनिमम ऑफ 1 ईयर का टाइम पीरियड रहता है। और जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो जो आरबीआई ने अपनी डायरेक्शन में दिए हैं 2016 में, उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। डोमेस्टिक आपके रुपी टर्म डिपॉजिट के कंपैरेबल ही उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि अगर इंडिया में एफडी पे मिलता है 6%, तो फिर एनआरई एफडी पे भी कितना मिलेगा, 6% ही मिलेगा। कोई यहाँ पे स्पेशली अलग से इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलता सीनियर सिटीजन और स्टाफ को, जैसे इंडिया में मिल जाता है ना, यहाँ पे एनआरई एफडी में नहीं अलाउड है। क्वार्टरली और शॉर्टर क्रेडिट डबल होंगे इंटरेस्ट के लिए। प्रीमेच्योर विड्रॉल अलाउड है बट सब्जेक्ट टू पेनल्टीज एज पर द बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी। आप कर सकते हो प्रीमेच्योर विड्रॉल, पर जो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बनाई गई है बैंक के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी कुछ लगेगी आपको। एनआरई डिपॉजिट एंड एक्रूड इंटरेस्ट जो है, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम वेल्थ एंड इनकम टैक्स। इन पे वेल्थ और इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। और जब आप अपना अकाउंट आरएफसी में कन्वर्ट करा रहे हो ना, तो उसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती, और एक बैंक से दूसरे बैंक में भी अपना ट्रांसफर कर रहे हो तब भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अब क्या आपको लोन मिल सकता है अगेंस्ट एनआरई डिपॉजिट इंडिया में, फंड और नॉन फंड बेस्ड? ऑथोराइज डीलर सैंक्शन कर सकते हैं लोन इंडिया में अकाउंट होल्डर को या थर्ड पार्टी को विदाउट एनी लिमिट, बट उस पर कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स रहती है। इस लोन को ना आप बाहर नहीं भेज सकते हो। इस लोन का जो पैसा जो आपने लिया, वो आपको इंडिया में ही क्या है यूज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिपैट्रिएट इट आउटसाइड द इंडिया एंड कैन बी यूज्ड इन इंडिया ओनली फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन। जो रेगुलेशन में बोला गया है ना, उसी पर्पस के लिए आप उसको यूज करोगे। लोन पर्पस क्या हो सकता है? पर्सनल पर्पस फॉर कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट कोई करनी है एज पर द फेमा रेगुलेशन, कोई फ्लैट हाउस परचेज करना है इंडिया में, और आप इसको ना रीलैंडिंग यानी कि किसी दूसरे पर्सन को लोन के फॉर्म में नहीं भेज सकते हो ये पैसा, और ना ही एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट में यूज हो सकता है। ओके। अब जो ये आपके एनआरई डिपॉजिट है, इनके अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है आउटसाइड द इंडिया। जो आपके एनआरई डिपॉजिट इंडिया में है, इनके अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है आउटसाइड द इंडिया, यस मिल सकता है, नॉन रेजिडेंट डिपॉजिटेड को और थर्ड पार्टी को, बट बोनाफाइड पर्पस हो उसके लिए ही लोन मिलेगा। यानी जो सुरेश था, वो बाहर जो एनआरई डिपॉजिट उसके इंडिया में पड़े हैं, बाहर भी बैंक से लोन ले सकता है इन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट। ओके। तो ऑथोराइज डीलर अलाउ कर सकते हैं रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया नेसेसरी फॉर लिक्विडेटिंग सच लोन्स। लिक्विडेट करने के लिए, चुकाने के लिए इंडिया से रेमिटेंस अलाउड है। अब सुरेश की मान लीजिए डेथ हो जाती है, तो जो ट्रांसफर हो जाएगा ना अमाउंट, किसको? नॉन रेजिडेंट नॉमिनी को। जो नॉमिनी रखा था सुरेश ने, मान लीजिए सीमा अपनी वाइफ को, तो उनको पैसे मिल जाएंगे। अगर वो रेजिडेंट नॉमिनी, इनकी जो मदर थी वो है, वो पैसा बाहर भेजना चाहती है, सुरेश की कुछ लाइबिलिटी रह गई है, वो पैसा कहीं पे चुकाना था सुरेश ने, उसके लिए अगर वो पैसा बाहर भेजना चाहती है, सुरेश की डेथ हो गई है मान लीजिए, तो उसके लिए फिर आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है। ऑलराइट। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है एनआरई डिपॉजिट्स का। लोन भी मिलता है, आप ओपन भी कर सकते हो इंडिया में, फिक्स डिपॉजिट्स पे ओपन कर सकते हो, करंट सेविंग, रैकरिंग डिपॉजिट, ये सब अलाउड है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि एनआरई अकाउंट कैन बी ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म? सेविंग, करंट, रैकरिंग डिपॉजिट, ऑल ऑफ अबव। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑल ऑफ अबव। ओके। एंड अगर आप जॉब को टारगेट करें ना, बहुत ही कम टाइम रह गया आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो इट्स अ हाई टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन टाइम से स्टार्ट कीजिए। बट यू हैव टू डू, आपको कोर्सेज में जाना है, कोर्सेज में जाके ना आपको जैब कोर्सेज को एक्सेस करना है। जैसे आप जैब कोर्सेज पे क्लिक करते हैं ना, तो यू नीड टू स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट मास्टर कोर्स, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट ऑफ ऑल 4 सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ। जैब 80 कूपन कोड यूज कीजिए। बाई नाउ पे जब क्लिक करेंगे ना, कूपन कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा जैब 80, देन यू विल गेट दिस फ्लैट 80% ऑफ। और अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है, इन पे भी आपको फ्लैट 80% ऑफ ही मिल रहा है। एएफएम हो गया, आरबीडब्ल्यूएम, आपका आईएएफएस, पीपीबी, एंड साथ के साथ ना हमारी जैब नवंबर एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गई है, क्योंकि पीवाईक्यू जैसे हमने डिस्कस किया काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं, तो सॉल्व्ड पीवाईक्यूज मिलेंगे आपको, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, और यहाँ पे भी 80% ऑफ ही मिल रहा है आपको, बट कूपन कोड डिफरेंट है। बाकी जगह पे जैब 80 था, यहाँ पे आपको टेस्ट 80 यूज करना है।
ओके। और स्टिल इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, और वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।